महाराष्ट्र में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है और महाराष्ट्र के पूरे 9 करोड़ मतदाता मिलकर के 228 विधायकों को चुनेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के जो पिछले 5 साल रहे हैं वह राजनीति के नहीं, विश्वासघात नीति के रहे हैं। आखिर क्यों एक भतीजा अपने चाचा को छोड़कर सत्ता के लिए चला जाता? आखिर क्यों एक पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों को सत्ता के लिए छोड़ देती है? आखिर क्यों एक मंत्री, विश्वस्त मंत्री, अपने मुख्यमंत्री को धोखा देता है और दे करके मुख्यमंत्री बनता है? आखिर क्यों जनता इस विश्वासघात नीति का शिकार हो गई और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? तो मित्र, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं राजनीति वर्सेस विश्वासघात नीति डॉक्यूमेंट्री। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले यह समझते हैं कि राजनीति है क्या। जनता की भलाई के लिए जो नीति बनाई जाती है वह राजनीति होती है। पक्ष और विपक्ष में यही अंतर होता है कि मैं आपसे बेटर नीति बना सकता हूं, इसलिए सत्ता मेरे पास चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सत्ता पाने के लिए विश्वास का ही घात किया जाता है। इसलिए यह जो पूरी स्टोरी है वह राजनीति वर्सेस विश्वासघात नीति है। और इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फैसले के बाद। 2019 में जो रिजल्ट आता है उसके बाद होती है, जिसमें कि बीजेपी को 106 सीटें मिलती हैं, शिवसेना को 56 सीटें मिलती है, एनसीपी को 54 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हैं और समाजवादी और एमआईएम को 2 सीटें मिलती हैं और 25 सीटें अन्य को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 161 सीटें बीजेपी और शिवसेना को मिलती हैं, जो कि 145 सीटें बहुमत जो कि सत्ता के लिए चाहिए उससे वह ज़्यादा मिलती है और ये दोनों पार्टियां मिल करके सत्ता में आ सकती हैं थी। लेकिन यहाँ पर शिवसेना कहती है कि जो चुनाव से पहले तय किया गया था 50-50 सत्ता के लिए कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, इस नीति पे चला जाए। लेकिन बीजेपी इसको मानने से इनकार कर देती है, कहती है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 8 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी बीजेपी को इनविटेशन देते हैं कि आइए और आप लोग सरकार बनाइए। लेकिन बीजेपी सरकार बनाने से इनकार कर देती है। 10 नवंबर को शिवसेना को इनविटेशन जाता है, वह भी इनकार कर देती है। 11 नवंबर को एनसीपी को जाता है, वह भी इनकार कर देती है। और इसके बाद लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। और 22 नवंबर को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। लेकिन मित्रों, यहां पर हो जाता है खेला। लेकिन इसके ठीक पहले होती ही चल दी जाती है विश्वासघाती नीति। चाचा को छोड़कर के भतीजा चला जाता है। बीजेपी के साथ में अजित पवार मिल करके बीजेपी के साथ में सरकार बनाते हैं और ठीक 5:45 बजे राष्ट्रपति शासन उठाया जाता है और सुबह के 8 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है देवेंद्र फडणवीस को और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है अजीत पवार को। और सुबह जैसे ही लोग टीवी खोल के उठ के देखते हैं तो सभी के सब मुँह खुले हो जाते हैं। सब सरप्राइज हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में यह क्या हुआ। यह देख करके अन्य पार्टियां जो कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, वो भी सरप्राइज हो जाती है और उसको लेकर के यह चीज़ को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट देवेंद्र फडणवीस को यह कहती है कि आप 24 घंटे के अंदर में अपना बहुमत साबित करें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस 24 घंटे के अंदर में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और यह सरकार मात्र 3 दिन में गिर जाती है और अजीत पवार फिर अपने चाचा के पाले में चले जाते हैं। इसके बाद तो जो होता है वह तो विश्वासघात की पराकाष्ठा ही है। एक पार्टी अपने विचारधारा और सिद्धांतों से सत्ता के लिए समझौता करती है और जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को पानी पी पी करके कोसती थी, उसी मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब भी मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहां लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो बस।
ऑर्डर इज ऑर्डर। 24 नवंबर 2019 को कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर के सरकार बनाती है। तो मित्रों, उन लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ जो कि पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के को देखते हुए उन्हें वोट किया, और पार्टी चली जाती है सत्ता के लिए अपने विरोधियों के पास में। तो यह कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा विश्वासघात है, यह आप सोच सकते हैं। और यह कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार पूरे 2 साल 214 दिन चलती है, और इसके बाद एक मंत्री का अपने मुख्यमंत्री के साथ में खेला करता है, और वो देखते हैं वो खेला कैसे होता है। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव होने वाला होता है, जिसमें कि 10 सीटों पे चुनाव होने वाला होता है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यह एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें 5 सीटें मिलेंगी और 5 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पे हो जाता है खेला ये होता है कि बीजेपी को मिलती है 5 सीटें और शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी को भी मिलती है 5 सीटें। इसके तुरंत बाद आनन फानन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने विधायकों की मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन मीटिंग में 10 से 12 ही विधायक मौजूद होते हैं और अपने मंत्री एकनाथ शिंदे जी गायब हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे जी का अवतरण होता है सूरत में, और वो कहते हैं कि उनके पास 10 नहीं 40 विधायक हैं, और 40 विधायकों के समर्थन के साथ में वो सरकार बनाना चाहते हैं। और इसके बाद शिवसेना अपने जितने भी विधायक हैं उन सबों को मुंबई के एक होटल में ठहराती है, और इधर एकनाथ शिंदे जी अपने सारे विधायकों को लेकर के आशाई हुई होती है। लेकिन वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी राज्य में आई बाढ़ को नहीं, महाराष्ट्र में आई भूचाल की जो राजनीति थी उसको देखने में मगन हो जाते हैं। 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे जी 16 विधायकों के साथ में अपने आप को उनका नेता घोषित करते हैं, और 24 जून को शिवसेना इन बागी विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के पास पहुंचते हैं, और ये 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने को कहते हैं। तो डिप्टी स्पीकर इसके बाद चले जाते हैं अपने जो सरकारी वकील होते हैं उनके पास में, और 26 जून को एकनाथ शिंदे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत के अस्वीकृति पर न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और इस 16 विधायकों को अयोग्यता को चुनौती देते हैं। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाती है, और उन जो 16 विधायकों हैं उनको योग्य करार देती है। तो इसके बाद जो होता है वह तो और भी सरप्राइजिंग है, आप देखिए। 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, और इसके बाद 30 जून को देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास लेके जाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर के सरकार बनाते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मित्रों, यह डिमोशन है या प्रमोशन है, या एकनाथ शिंदे पे लगाम लगाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात का जो घटनाक्रम है उसको क्या माना जाए, उसको सत्ता की भूख मानी जाए या ईडी और सीबीआई का डर माना जाए। 3 अप्रैल 2023 को एनसीपी की मीटिंग होती है, जिसमें कि उसके प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार दोनों भी लोग होते हैं। इसके बाद अजीत पवार एक अलग मीटिंग करते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि 15 मई 2023 को प्रफुल्ल पटेल और अजीत पटेल देवेंद्र फडणवीस के द्वारा बीजेपी आला कमान से बात करते हैं और सत्ता में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं। इसके 30 जून 2023 को एनसीपी के जो विद्रोही विधायक हैं और प्लस उनके नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, वो लोग बीजेपी सरकार में शामिल हो जाते हैं, और 2 जुलाई 2023 को ये लोग 8 मंत्रियों के साथ में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी सरकार में ये लोग शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद का जो घटनाक्रम है वही हुआ जो शिवसेना के साथ में हुआ था। इसके बाद असली शिवसेना नकली हो गई, और नकली शिवसेना असली शिवसेना हो गई, और असली एनसीपी नकली हो गई, और नकली एनसीपी असली एनसीपी हो गई। यही सब घटनाक्रम चलता है। पिछले 5 साल यही विश्वासघात नीति चली गई। मित्रों, सोचिए उस जनता का जिसने यह समझ के वोट किया कि यह पार्टी की ये विचारधारा है, सिद्धांत है, इसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा चुने गए विधायक विचारधारा, सिद्धांत, सत्ता के लिए सब छोड़ देते हैं और कहते हैं
भाड़ में जाए जनता, अपना काम निकलता। तो सोचिए उस जनता पे क्या बीतती होगी। वह जनता अब इस अगले चुनाव में वह कैसे वोट करेगी, क्या सोचकर वो वोट करेगी कि जिस व्यक्ति को हम जिस विचारधारा के लिए, जिस सिद्धांत के लिए हम चुन रहे हैं, क्या वह अपनी इस विचारधारा और सिद्धांत का वह पालन करेगा। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया उस व्यक्ति को आप वोट करिए जो अपनी विचारधारा, सिद्धांत और आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए वह लड़ाई लड़ने को तैयार हो, वह सत्ता के लिए जाके किसी और से न मिल जाए। तो मित्रों, आप सभी लोग भी महाराष्ट्र की जनता को यह समझाने का प्रयास कीजिए कि जिन विधायक को वह चुने वह अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर अड़ग रहें, न कि सत्ता की भूख के लिए अपने आप को खत्म कर दें। धन्यवाद।